नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बहुत बढ़िया होंगे। हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम के अंदर हम 3-4 टॉपिक क्लियर हो गए हमारे वहाँ पे। अब हम गुणनखंडों की संख्या पढ़ेंगे हम आज, और इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे कोई संख्या है और उस संख्या के गुणनखंड कुल कितने हो सकते हैं, और उसके अंदर विषम गुणनखंड कितने हो सकते हैं, सम गुणनखंड कितने हो सकते हैं, 3 के गुणनखंड कितने हो सकते हैं, इसी प्रकार 4 के 8 के गुणनखंड कितने हो सकते हैं, और कुल गुणनखंडों का योग कितना हो सकता है, और जैसे गुणनखंडों का गुणनफल कितना हो सकता है और उनका औसत कितना हो सकता है। ये सभी हमें इस चैप्टर में आज क्लियर करेंगे। तो हमारा टॉपिक है गुणनखंडों की संख्या। ठीक, तो इसमें 2 टॉपिक सबसे पहले क्या जानेंगे, गुणक या गुणज। दूसरा टॉपिक हमारा मेन गुणनखंड। गुणज के बारे में हम आगे एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे, तब भी इनके बारे में जानेंगे। इनके बारे में बेसिक जान लेते हैं। गुणक क्या होता है, जैसे हमने छोटी क्लासों के अंदर हमने टेबल याद की थी। टेबल का मतलब जैसे फाड़ा याद किया था, 2 का फाड़ा, 3 का फाड़ा, 4 का फाड़ा। उसी प्रकार ये भी एक फाड़ा ही है, लेकिन वहाँ पे हम उस फाड़े को 10 बार तक बोलते थे। यहाँ पे ये फाड़ा क्या होता है, अनंत तक चलता है। तो जैसे कोई नंबर ले लिया मैंने 2, अब 2 का गुणक खुद संख्या स्वयं होती है 2, फिर 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, इस प्रकार से अनंत तक चलता है। तो यहाँ पे बता दूं, गुणक में अंदर क्या होता है, सबसे छोटी संख्या खुद स्वयं होती है। ठीक, और ये संख्या कहां तक चलती है, अनंत तक चलती है। ये संख्याएं अनंत तक चलती हैं, इसका मतलब है कि इसके अंदर कुल गुणक कितने होंगे, अनंत होंगे, अनिश्चित संख्या होंगी। जैसे 3 का 3, 6, 9, 12 और अनंत तक चलेंगे। तो यहाँ पे भी देखोगे 3 खुद पहली सबसे छोटी संख्या क्या आ रही है, खुद स्वयं आ रही है, और वो कहाँ तक चल रही है, अनंत तक। इसी प्रकार 4 का 4, 8, 12, 16, 20 और ये अनंत तक चलते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से टेबल है, लेकिन ये टेबल वहां पे हमने सिर्फ 10 तक याद की, यहां पे हमारा अनंत तक चलता है। गुणनखंड क्या होता है, जैसे कोई नंबर 2 है और ये नंबर 2 किस किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है, पूर्ण विभाजित है, मतलब इसके अंदर भाग देने पर एक पूर्ण संख्या है। तो यह 1 का भाग देंगे तो मान कितना आएगा, 2, और दूसरा 2, तो इसके अंदर 1 का भाग दिया तो कितना आया, 2, और 2 का भाग दिया तो भी कितना। कभी भी हम गुणनखंड निकालते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं, जैसे हमने आप कहोगे कि 0 का, तो 0 का कभी भाग नहीं जाता है। तो इसके अंदर क्या हो गया, कुल कितने गुणनखंड हो गए, 2, और इसका सबसे बड़ा गुणनखंड होगा वो खुद स्वयं होगा, सबसे बड़ा। और वहां पे क्या था, सबसे छोटा गुणज क्या था, खुद स्वयं था, और यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है, खुद स्वयं, और सबसे छोटा ये सबसे बड़ा। और ये हो गया सबसे छोटा। तो सबसे छोटा क्या आएगा, 1, और सबसे बड़ा कौन होगा, स्वयं। और इसके अंदर गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, निश्चित होगी या परिमित होगी, इंग्लिश में बोले तो फाइनाइट। ठीक, इसी प्रकार हम सभी संख्याओं का देखते हैं। जैसे 3 का 1 और 3, 4 का 1, 2 और 4, तो इसके कुल गुणनखंड कितने हो गए, 2,
इसके कितने हो गए 3, एक निश्चित संख्या है। जैसे कोई नंबर 5 है, इसके कुल गुणनखंड 1 और 5, तो कुल हो गए 2। 6 के अंदर 1 का भाग भी जाता है, 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जाता है और 6 का भी, तो कुल गुणनखंड कितने हो गए 4। इसी प्रकार 7 के अंदर 1 और 7, फिर 8 का 1 2 4 8, 12 1 2 3 4 6 8। यहाँ पे क्या है, सभी छोटी संख्या हैं, तो इनको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जैसे अगर कोई बड़ी संख्या दे दी हमने 100 या उससे बड़ी 240, 1000, 3000, तो उन संख्याओं के इस प्रकार गुणनखंड ज्ञात करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उनको ज्ञात करने के लिए दूसरा तरीका है हमारा, जैसे कोई नंबर ले लिया मैंने 24 के वैसे तो हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 24 के अंदर 1 का भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 4 का, 6 का, 8, 12 और 24, तो कुल गुणनखंड ज्ञात करो कितने हो गए 3 3 6 और 2 8, तो यहां पे कुल गुणनखंड कितने हैं 8। अब इनको शॉर्ट तरीके से ज्ञात करने का तरीका क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे हम 24 का गुणनखंड करेंगे। तो 24 के अंदर 24 को किस रूप में तोड़ेंगे, अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ेंगे। तो यहाँ पे भाग दिया कितनी बार गया 12, फिर 2 का भाग दिया कितनी बार गया 6, फिर 2 का भाग दिया कितनी बार गया 3, फिर 3 का भाग दिया कितनी बार गया 1। तो इस संख्या को हम लिख सकते हैं 24 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। इसको मैं किस रूप में तोड़ दिया, अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ दिया। अब यहाँ पे देखो जिनका आधार समान है उनकी पावर को जोड़ दो, तो यहाँ पे पावर 1 2 3, तो 2 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, तो इन तीन संख्याओं का आधार समान है मतलब 2 है, तो इनकी पावर कितनी हो गई 3 गुणा 3 का आधार अलग है तो इसकी पावर सिंगल रहेगी 1। अब लिखो गुणने खंडों की संख्या, तो कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे 2 की पावर कितनी है 3, तो 3 के अंदर क्या कर देंगे हमें 1 जोड़ देंगे, यहां पे पावर कितनी है 1, इसके अंदर क्या कर देंगे 1 जोड़ देंगे। अब देखो 3 रेख कितना हो गया 4, 1 रेख कितना हो गया 2, तो कुल कितना हो गया 4 दूनी 8। अभाज्य संख्या कोई भी अभाज्य संख्या हो उनकी पावर को क्या कर देंगे 1 जोड़ देंगे और उन सभी अभाज्य संख्याओं की पावर को क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। गुणा करने पर जो मान आता है वो क्या होता है उस संख्या का गुणनखंडों की संख्या। तो यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या कितनी आ रही है 8 और यहाँ पे भी कुल कितनी है 8। अब ये इस प्रकार क्यों आया इसको भी हम जानेंगे, क्योंकि हमारा पढ़ने का तरीका क्या है, उसके बेसिक को जानते हैं हम। जैसे मैंने अभी लिखा 24 बराबर 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, तो मैं इस संख्या को इस रूप में लिख सकता हूं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, और यहां पे इसको लिखूंगा 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। इस रूप में मैं क्यों लिख रहा हूं, यहां पे क्या कर रहे हैं हम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं, और गुणनखंड क्या होते हैं जैसे ये 24 किस किस संख्या से विभाजित है। तो यहां पे देखो 2 की पावर 0, तो आपको बता दूं कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 उसका मान कितना होता है 1, तो 2 की पावर 0 का मान कितना आएगा 1,
3 की पावर 0 का मान भी कितना होगा 1। और n यहाँ पे क्या है, प्राकृतिक नंबर है। आप 0 के ऊपर 0 रखोगे तो ये क्या है, अपरिभाषित है। आप 0 के ऊपर 0 रख दो और उसका मान 1 बता दो, ये क्या है, अपरिभाषित है। अब दोबारा समझो, तो यहां पे क्या है, 1 का भाग 24 में जा रहा है, हमें पता है। 2 का भाग भी 24 के अंदर जाएगा, 4 का भाग भी 24 के अंदर जाएगा। यहां पे देखो 3 की पावर 1 है तो 1 का भाग 24 के अंदर जा रहा है, और 3 का भाग भी 24 के अंदर जा रहा है। मतलब ये सभी संख्याओं से क्या है, 24 विभाजित है। तो इनके आपस में गुणनांक से भी क्या होगी, वो संख्या विभाजित होगी। तो लिखो, जैसे 2 की पावर 1 है, 0 है, इसको मैं 1 से गुणा करता हूं तो मान क्या आएगा, 1। तो 1 से 24 विभाजित है। 1 को मैं 3 से गुणा करूंगा तो मान कितना आ रहा है, 3। तो 3 से क्या है, 24 विभाजित है। अब मैं इससे गुणा करता हूं 2 को 1 से, तो 2, तो यह भी विभाजित हो रहा है। फिर इससे गुणा करो 6, तो 6 से क्या हो रहा है, 24 विभाजित हो रहा है ना। ये 2 से भी था, 3 से भी था, इसका मतलब इसके गुणनांक से भी ये क्या है, विभाजित है। इस संख्या को करो तो यहां पे 4, और इसको इससे गुणा करो, कितना आया, 12। 4 तिया 12, तो कुल कितना हो गया, यहां पे पावर कहीं सॉरी यहां पे मैंने गलती कर दी, एक बार दोबारा से। 24, यहां पे 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 है वहां पे मैंने क्या कर दिया, देखा नहीं, 2 की पावर कितनी कर दी, 2। तो दोबारा से समझ लो, इसको लिखो 2 की पावर 0, वहां पे मैंने पहले बताया, तो बेसिक चीजें समझाई थी। अभी इसको विस्तार से लिख लो वापस दोबारा से। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। यहां पे लिखो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। दोबारा से समझ लो, ये सभी संख्याओं से क्या है, 24 विभाजित है। यहां पे इसका मान कितना है, 1, इसका मान कितना है, 2, इसका मान कितना है, 4, और इसका मान कितना है, 8। ये 24 1 से विभाजित होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा और 8 से भी होगा। यहां पे इसका मान कितना है, 1, और इसका 3। तो 24 1 से भी विभाजित है और 3 से भी। इसका मतलब है कि इनके गुणनांक से भी ये संख्या क्या होगी, विभाजित होगी। अब देखो, 1 को मैं 1 से गुणा करता हूं तो क्या आएगा, 1। तो 1 से 24 विभाजित है। फिर मैं 1 को 3 से गुणा करता हूं तो मान कितना आएगा, 3। 3 से 24 विभाजित है। यहां पे देखो, अब इसका जोड़ा बनाएंगे तो 2 को मैं 1 से गुणा करूंगा, क्या आएगा, 2। तो देखो 2 से विभाजित है। फिर 2 को मैं 3 से गुणा करूंगा, क्या आएगा, 6। तो यहां पे कितना आ रहा है, 6। 2 को 3 से गुणा करने पर 6। तो देखो 6 से विभाजित है ना, 6 चौका 24, मतलब इनके गुणनांक से ये विभाजित होता है। अगला 2 की पावर 2 को मान कितना है, 4। 4 को 1 से गुणा करने पर 4। 2 की पावर 2 को 3 से गुणा करने पर 4 तिया 12। इसी प्रकार 2 की पावर 3 को 1 से गुणा करने पर 8, और 3 को इससे गुणा करने पर 24। तो इन संख्याओं से क्या है, 24 विभाजित है। और ये कुल कितनी संख्या हो गई, 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 और 2 चौका 8। ये कुल कितनी संख्या हो गई, 8। तो इनके गुणनखंड, यहां पे मैंने फॉर्मूला लिखा था, इसकी पावर 3 + 1, और यहां पे 1 + 1। तो 3 तो कहां से आया, इनकी पावर, और 1 ये यहां से आ गया, और 3 ये आ गया। अब ये बताओ 1 कहां से आ रहा है, तो यहां पे देखो कि 2 की पावर 0 इसमें शामिल नहीं है। यहां पे कौन कौन शामिल है, 1 2 3। अगर 0 को शामिल करते तो कौन सी संख्या आएगी, 0 1 2 3। तो यहां पे कुल कितनी संख्या हो गई, 4 हो गई। या तो ऐसे डायरेक्ट गुणा कर लो तो भी मान कितना आएगा,
8। दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पे 3 क्या है, 3 संख्या है, इसके अंदर 0 ऐड कर दी क्या हो जाएगी, कुल संख्या कितनी हो जाएगी 4। और यहां पे संख्या कितनी है 1, और 0 और 1 को जोड़, एक तो 0 हो गई और 1 हो गई, तो यहां पे कुल कितनी संख्या है 2। तो 4 और 2 को गुणा करेंगे हम, ठीक है ना। यहां पे हम 0 को और शामिल करते हैं, इसलिए यहां पे हम क्या करते हैं 1 और जोड़ते हैं। तो यहां पे ये सवाल समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं एक और क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं इसका। जैसे कोई नंबर है 360, ठीक। पहले इसका क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड करेंगे 360 का। गुणनखंड का मतलब है कि इसको अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ेंगे। तो यहां पे देखो इसका इकाई अक्षर कितना है 0, तो इसमें किसका भाग जाएगा 2 का, कितना आया 180। फिर 2 का भाग जाएगा कितना आया 90। फिर 2 का भाग जाएगा कितना आया 45। फिर 5 का भाग जाएगा कितना आया 9। फिर 3 का भाग जाएगा कितना आया 3, और लास्ट में 1। तो मैं इस संख्या को लिख सकता हूं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ठीक। क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रम विनिमय नियम गुणा के अंदर आता है। हम इनको चाहे 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5 लिख दें तो भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, क्रम से लिखने से ये एक तो सुव्यवस्थित तरीके से हमारे समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे देखो कि 2 2 2 कितनी बार है 3 बार, तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी होगी 3। यहाँ पे 3 देखो कितनी है 2 बार, तो और 5 कितनी बार है 1 बार। अब देखो यहां पे पावर, इनके गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे हम। तो यहां पे देखो कि इसकी पावर कितनी है 3, और 0 को और शामिल करेंगे तो 3 रेख कितना हो जाएगा 4, गुणा इसकी पावर कितनी है 2, तो 0 को शामिल करेंगे तो 1 और आ जाएगा। यहां पे पावर कितनी है 1, तो 1 जोड़ दो इसके अंदर, तो यहां पे मान कितना आया 4 गुणा 3 गुणा 2, 4 या 12, 12 दूना 24। तो इसके कुल कितने गुणनखंड हो गए 24। समझ में आ गया होगा कि इसके गुणनखंड कुल कितने हैं 24। आपको बता दूं ये संख्या गुणा क्यों करते हैं, तो हमने उनके जो जैसे 2 की पावर के मान रखे, 3 की पावर के मान रखे, 5 की पावर के मान रखे, और उनको आपस में क्या कर रहे हैं रिलेशन बना रहे हैं। तो जितने भी मान होंगे उनको आपस में गुणा करेंगे तब उनके टोटल रिलेशन आ जाते हैं। और ये चीजें कहाँ पे पढ़ते हैं, हमें प्रोबेबिलिटी के अंदर पढ़ते हैं। अब इसमें एक फॉर्मूला बन गया, कोई नंबर n है और उसको हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं, तो उसको किस रूप में तोड़ेंगे, x की पावर n गुणा y की पावर m गुणा z की पावर p। इस रूप में कोई संख्या को तोड़ दिया गया है। x y और z क्या है, यहां पे अभाज्य संख्या है। x y तथा z अभाज्य संख्या है, ठीक। और n m p क्या है, पावर है। m n और p क्या है, घात है, ठीक। अब यहां पे n के गुणन खंडों की संख्या, तो अभाज्य संख्या है उनके ऊपर जितनी पावर है उनके अंदर 1 जोड़ के और आपस में गुणा कर देंगे, तो n + 1 m + 1 और p + 1, ये क्या हो गई n
कोई नंबर है और उसकी पावर क्या है, x की पावर n, y की पावर m और z की पावर p, और x y z क्या है, अभाज्य संख्या है, और mn क्या है, इनकी पावर है। उनके अंदर पावर के अंदर एक एक जोड़कर आपस में गुणा कर दें, वो संख्या क्या होती है, n के गुणनखंडों के संख्या होती है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करें। इसी का अगला टॉपिक है हमारा विषम गुणन खंडों की संख्या। जैसे पहले मैं नंबर लेता हूं 4, तो 4 के गुणनखंड करेंगे 1, 2 और 4। तो यहां पे देखो कि इसके गुणनखंड क्या क्या हैं, 1, 2 और 4। 2 और 4 क्या है, सम गुणनखंड हैं, और ये क्या है, एक विषम गुणनखंड है। अब यहां पे देखो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 1। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 2। इसी प्रकार अगली संख्या ले लो, जैसे 6, तो 6 के गुणनखंड क्या हो गए, 1, 2, 3 और 6। ठीक, यहां पे देखो 1, 3 क्या है, विषम संख्या, 2 और 6 क्या है, सम संख्या। तो 1 और 3 क्या है, विषम संख्या, और 2 और 6 क्या है यहां पे, सम संख्या। ठीक, ये क्या है, 6 के गुणनखंड हैं, और 1 और 3 विषम गुणनखंड हैं, और 2 और 6 कितने हैं, सम गुणनखंड। विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 2। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है यहां पे, 3। यहां पे भी 2, तो दोनों का मान क्या आ रहा है, 2 2 संख्या है। इसी प्रकार एक संख्या ले लो 5, तो मैं यहां पे लिखूंगा 1 और 5। तो आप देखोगे कि दोनों संख्या क्या है, विषम। विषम है। ठीक, तो यहां पे विषम संख्या कितनी है, 2, और सम संख्या कितनी है, सम संख्या कोई है ही नहीं, जो यहां पे क्या लगाएंगे, 0। सम संख्या कब आएगी, जब उस गुणनखंड के अंदर 2 एक अभाज्य संख्या होगी, नहीं अन्यथा उसके अंदर विषम ही गुणनखंड होंगे। जैसे 8 है, तो 8 के अंदर 2 मौजूद है, तो यहां पे देखो 1, 2, 4 और 8, तो 3 संख्या क्या हो गई, सम गुणनखंड, और 1 विषम गुणनखंड। ठीक, तो यहां पे आपको समझ में आया होगा कि सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड क्या है। जो विषम संख्या है, विषम संख्या से विभाजित है, तो वो विषम गुणनखंड, और जो सम संख्या से विभाजित है वो सम गुणनखंड है। अब इनको कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे कोई नंबर ले लिया मैंने 24, और 24 को हमने तोड़ के लिखा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। ठीक, अब इसको मैं संख्या को पहले की तरह ही लिखूंगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। इसके मान भी मैं साथ साथ लिख देता हूं, 4, 2 और 1। यहां पे देखो 3 की पावर 1, 0 और 3 की पावर 1, इसका मान कितना हो गया, 1, और इसका मान कितना हो गया, 3। मैं 24 के गुणनखंड लिख देता हूं, 1 से विभाजित है, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। आप अब देखो इसके अंदर विषम गुणनखंड कौन कौन से हैं, 1 और 3, सम 2, 4, 6, 8, 12 और 24। तो ये तो लिखो विषम कितने हो गए, 2, सम
1 2 3 4 5 6 और सम कितने हो गए 6। अब यहां पे देखो जो एक के साथ रिलेशन बनेंगे वो क्या होंगे विषम। एक को एक से गुणा किया क्या है एक को मैं 3 से गुणा किया तो कितना है 3। अब देखो ये संख्या क्या है सम संख्या है, यहां पे क्या है सम संख्या और ये क्या है विषम संख्या। इनके साथ रिलेशन बनेंगे तो हम पढ़े थे नंबर सिस्टम के अंदर, सबसे पहले पढ़ा था उसके अंदर देखा था कि हमने सम संख्या को सम संख्या से गुणा करने विषम संख्या से गुणा करने पर क्या आया था एक सम संख्या, और यहां पे विषम संख्या और यहां पे भी विषम संख्या, तो विषम को विषम से गुणा करने पर क्या आ रहा है एक विषम संख्या। तो एक यहां पे विषम है और ये दोनों संख्या भी विषम है तो इनका मान क्या आएगा विषम संख्या। और यहां पे ये सम संख्या है ये विषम और ये विषम है तो सम को और विषम को गुणा करने पर कौन सी संख्या आएंगी सम संख्या। तो सम देखो 2 को 1 से गुणा किया 2 को 3 से गुणा किया 6, 4 को 1 से गुणा किया 4 और 4 को 3 से गुणा किया 12। तो कुल कितनी संख्या हो गई 1 पावर और 3 और है यहाँ पे 8। तो ये 3 संख्या है, बता दिया करो कोई रह जाती है। अब इसको करो 8 को 8 और 8 या 24, तो ये कुल कितनी संख्या हो गई 6। ठीक, अब इनको कैसे ज्ञात करें, तो इनका ज्ञात करने का तरीका जैसे 24 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। तो जैसे विषम संख्या ज्ञात करनी है हमें, विषम संख्या, तो क्या करेंगे जो 2 है इसकी पावर कितनी लेंगे हमें 0, 2 की पावर 0 गुणा और इसकी पावर 3, सॉरी इसको इस रूप में लिख देंगे हमें, 2 की पावर 0 लेंगे तो उसकी घात कितनी होगी संख्या कितनी होगी 1 और इसकी पावर कितनी होगी 1 + 1 बराबर 2। इसी प्रकार सम संख्या, तो यहां पे कुल पावर कितनी जोड़ते हैं हमें 3 और 1 4 जोड़ते हैं, 4 में से 1 तो यहां पे ले लिया हमने तो बच गई कितनी 3 और ये तो आपस में गुणा होंगी 1 + 1 बराबर 3 गुणा 2 बराबर 6। इन दोनों का योग कितना आ रहा है 8। ठीक है, ये कब आएंगी जब यहां पे अभाज्य संख्या 2 होगी। विषम संख्या और सम संख्या के अंदर हम बांटेंगे तो सम संख्या कब होगी जब यहां पे संख्या क्या होगी अभाज्य संख्या 2 होगी, और विषम संख्या लेंगे तब यहां पे इसका मान कितना लेंगे 1 और यहां पे जो पावर है वो की वो लेंगे, और यहां पे जो भी संख्या है जो पहले करते आए उसी प्रकार से हमें आगे हल करेंगे। एक एग्जांपल और ले लो, जैसे 5, सॉरी यहां पे ले लो 63 ले लेता हूं मैं। जैसे कोई संख्या ले लिया मैंने 63, तो मैं इस संख्या को तोड़ सकता हूं 3 की पावर 2 और 7 की पावर 1। और आपको पूछे कि यहां पे विषम गुणन खंडों की संख्या, तो आप यहां पे बता सकते हो कि यहां पे कोई 2 है ही नहीं है अभाज्य संख्या, तो सम संख्या आ ही नहीं सकती, क्योंकि सम संख्या कब आएगी जब उसके अंदर अभाज्य संख्या 2 होगी। और एक अभाज्य संख्या 2 ही ऐसी वो अभाज्य संख्या जो सम संख्या है।
और कोई ऐसी एक अभाज्य संख्या है ही नहीं जो सम संख्या हो, सभी विषम संख्या है। तो 2 आएगी तभी वो संख्या क्या बन सकती है, सम। तो यहाँ पे इसकी पावर हो जाएगी 2 प्लस 1 और 1 प्लस 1, तो कितना हो गया 3 और 1 2, सॉरी 3 गुणा 2 बराबर 6। तो यहाँ पे कुल गुणनखंड कितने होंगे 6। आपको पूछे कि सम गुणनखंड, सम गुणन खंडों की संख्या, तो आप लिखोगे 0। ठीक, इसको हल करके देखता हूं, बताता हूं आपको आगे। जैसे 63 है तो 3 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 1, तो इसको आप किस रूप में लिखोगे, वो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, यहाँ पे लिखो 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, इनके गुणनखंड बनाओ। 1 को 7 से गुणा किया 7, यहाँ पे 3 को 1 से गुणा किया 3, 3 को 7 से गुणा करोगे 21, यहाँ पे 9 आ गया 9 और 9 संते 63। अब देखो इनमें से कोई संख्या है जो सम संख्या है, कोई संख्या नहीं है। सम संख्या जब भी आएगी उसके अंदर से 2, उसके गुणनखंड के अंदर 2 होगा। तो इनके एग्जाम्पल लिख लो आप। तो इसको समझा दूं, जैसे विषम गुणनखंड, विषम गुणन खंडों की संख्या। आप देखो कि कोई नंबर n है, एक तो लिख लेता हूं n1 और दूसरा नंबर है n2। ये संख्या किस रूप में है, 2 गुणा x गुणा y गुणा z। इसकी पावर n, यहां पे z को मिटा दो चाहे, n m और p। यहां पे दूसरा नंबर इस प्रकार से है x y और z। यहां पे क्या है n m और p। कोई 2 नंबर है इस प्रकार, एक n नंबर इस प्रकार है कि उसके अंदर क्या है 2 अभाज्य संख्या है, और दूसरा n नंबर इस प्रकार है कि उसके अंदर 2 अभाज्य संख्या शामिल नहीं है। यहां पे लिख दे कि x y 2 के अलावा अभाज्य संख्या, और z भी लिख दो। ठीक है, यह x y z क्या है, 2 के अलावा अभाज्य संख्या है। अब आपको पूछे कि इस नंबर के अंदर विषम गुणनखंडों की संख्या, इस प्रकार लिख दो n1 के अंदर विषम गुणन खंडों की संख्या। तो यहां पे पावर कितनी है, n है, तो इसमें पावर में कितनी लेंगे 1। ठीक, यहां पे पावर कितनी है m, तो m प्लस 1, और यहां पे पावर कितनी है p, तो p प्लस 1। तो इसका मान क्या आएगा हमारे पास, m प्लस 1 और p प्लस 1। इतनी क्या होंगी विषम गुणनखंडों की संख्या। अब इसी में पूछ ले कि n1 में सम संख्या, सम गुणन खंडों की संख्या। तो वहां पे देखा कि
2 की पावर कितनी थी n, तो वहां पे मान लेंगे हम n, क्योंकि n के अंदर हम एक जोड़ते हैं तो एक कहां पे भेज दिया था हमने विषम संख्या के अंदर, यहां पे बच गए n को गुणा में ले लेंगे और फिर संख्या लिख दो m+1 और p+1। ये क्या हो गई, सम गुणनखंडों की संख्या। दूसरा क्वेश्चन है n2 में विषम गुणन खंडों की संख्या। तो यहां पे क्या था, 2 शामिल नहीं है, तो कुल जितनी भी संख्या है उनके पावर को हमें गुणा कर लेंगे। तो n+1 गुणा m+1 और गुणा p+1, ये क्या हो जाएंगे, विषम गुणनखंडों की संख्या। अब इसी में आपको पूछ ले कि n2 में सम संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, तो यहां पे 2 शामिल नहीं था, इसका मतलब है कि यहां पे कितने हैं, 0। यहां पे कितने आएंगे, 0 गुणनखंड आएंगे। यहां पे दोबारा दिखा दूं आपको, यहां पे 2 है, तो 2 है, इसका मतलब इसके अंदर सम गुणनखंड है। यहां पे 2 शामिल नहीं है और अभाज्य संख्या 2 के अलावा है, तो यहां पे सम गुणनखंडों की संख्या 0 होंगे और जितने गुणनखंडों की संख्या होंगी वो टोटल विषम गुणनखंडों की संख्या और कुल गुणनखंडों की संख्या दोनों बराबर हो जाएंगी। यहाँ पे सम गुणनखंड और विषम गुणनखंडों की जो मान होंगे वो कुल गुणनखंडों के बराबर होंगे, उनका दोनों का योग बराबर होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, जो 2 आता है उसका मान कितना लेंगे, इसमें 1 लेंगे और n का मान कहां चला जाएगा, सम गुणनखंड के लिए। इससे अगला टॉपिक, तो इसके अंदर मैंने सम और विषम दोनों को शामिल कर लिया गया है यहां पे। अब हम ज्ञात करेंगे गुणनखंडों का योग। इससे के अंदर अगला टॉपिक आ गया गुणन खंडों का योग। जैसे कोई नंबर ले लिया मैंने 2, तो इसके गुणनखंड कौन कौन से, 1 और 2। अब इनके योग 2 + 1 = 3। इसी प्रकार 3, इसका 1 और 3, तो इनका योग 3 + 1 = 4। जैसे मैंने ले लिया 4, तो इसका मान आ गया 1, 2 और 4। अब इन संख्याओं को जोड़ेंगे, 4 + 2 + 1, तो कितना आ गया मान, 7। तो इस प्रकार क्या करेंगे, गुणनखंडों का योग ज्ञात करेंगे। तो मैं एक नंबर ले लेता हूं, जैसे 6, तो 6 आगे ले लेता हूं यहां पे खाली पेज पे। जैसे 6 का एग्जाम्पल लेके समझा देता हूं। जैसे 6, 1, 2, 3 और 6, इनके योग 6, 3, 2, 1, 9 और 3, 12। अब देखो 6 को अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ो, तो 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1, ठीक। तो यहां पे पावर कितनी आ रही, 1 और 1। तो मैं इस संख्या को इस रूप में लिख दूं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, दूसरा 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। तो यहां पे हम कैसे लिखेंगे, पहले इस संख्या को लिखेंगे, तो एक क्या मिलता था हमारे पास, एक गुणनखंड आता था। तो मैं आपकी बार इसको लिखूं, 2 की पावर 0 गुणा 3 की पावर 0, एक गुणनखंड। दूसरा इसके साथ रिलेशन बनाया था हमने, 2 की पावर 0 गुणा 3 की पावर 1, तो दूसरा गुणनखंड। अब इसका रिलेशन इससे 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 0, अगला 2 की पावर 1 गुणा
3 की पावर 1। अब देखो कुल गुणनखंड कितने हो गए, 1 2 3 और 4। यहाँ पे गुणनखंड देखो 4 है ना। चलो मैं आगे और समझा देता हूं। जैसे इसका मान कितना होता है, 1 गुणा 1, इसका मान 1 गुणा 3। यहाँ पे देखो इसका मान कितना है, 2, जिसकी पावर 1 होती है उसको खुद स्वयं का मान ही उसका मान होता है। और मैंने बताया था किसी भी संख्या के ऊपर पावर हो उसका मान 1। 2 और 3 को गुणा करेंगे 6। तो यहाँ पे मान 1 3 2 और 6, ये सभी मान इनमें से है ना, ठीक। अब क्या करेंगे, इनका योग करेंगे, 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 6 बराबर 12। अब इनको मैं जोड़ा तो मैं इस संख्या को इस रूप में लिख दूं, 2 की पावर 0 गुणा 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 गुणा 3 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1, इस रूप में लिख दूं। अब ये रूप कब आएगा हमारे पास है, जब मैं संख्या को 0 प्लस 2 की पावर 1 और मैं इसको वापस तोड़ के लिख रहा हूं 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। यहां पे गुणा करो, 2 को 0 से गुणा किया तो यह मान आ गया, 2 की पावर 0 को 3 की पावर 1 से गुणा किया मान आ गया। अब इसको गुणा करो, 2 की पावर 1 को 0 की पावर 3 से गुणा किया तो ये मान आ गया, और 2 की पावर 1 को 3 की पावर 1 से गुणा किया तो ये मान आ गया। तो इस संख्या को मैं इस रूप में लिख दूं सभी संख्याओं को, तो हमारा क्या आ जाएगा, मान है। अब मैं इसे वापस तोड़ के इनका मान रख रहा हूं, यहां पे कितना आया, 1 2, और यहां पे मान कितना आया, 1 और 3, तो ये मान कितना हो गया, 3 गुणा 4 बराबर 12। अब मैं इसे डायरेक्ट समझाता हूं, इतना लंबा नहीं करके। जैसे कोई संख्या 2 है और इसके गुणनखंड 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 है, तो इनका योग ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, 6 संख्या का 6 संख्या के गुणन खंडों की संख्याओं का योग। तो इसमें क्या करेंगे, इस संख्या को तोड़ेंगे, 0 प्लस 2 की पावर 1, इसको लिखेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। इस रूप में जितने भी गुणनखंड हो 0 से स्टार्ट करोगे और उनको प्लस के रूप में लिखते हुए एक ब्रैकेट में बंद करोगे, समान आधार वाले दूसरे समान आधार वाले को दूसरे ब्रैकेट में। अब इनका मान रखोगे 1 2 1 3, तो यहां पे मान कितना गया, 2 और 1 3, 3 और 1 4 बराबर कितना हो गया, 12। इस प्रकार से आप करोगे। मैंने वहां पे आपको बेसिक तरीके से समझाया कि ये मान हम इस रूप में क्यों लिखते हैं। अब इसके एग्जाम्पल ले लो। जैसे कोई नंबर ले लिया मैंने 24, 24 के गुणन खंडों की संख्याओं का योग। तो सबसे पहले क्या करोगे, 24 को अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ोगे। तो इसको तोड़ो, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। अब योग ज्ञात करना में, तो इसको लिखो, 0 से स्टार्ट करो, 0 की पावर 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3
ठीक। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, फिर 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, मान रखो 1 2 4 8, यहाँ पे 1 3, जोड़ दो 3 और 4 7, 7 8 15 गुणा 4, 15 चौका 60। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, संख्या का योग ज्ञात कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लो, जैसे 25 है, 25 के गुणनखंडों का योग, तो 25 को पहले अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ दिया, 5 की पावर 2। अब इसे लिख दो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। तो यहाँ पे मान क्या आएगा, 1 5 25, तो मान कितना हो गया, 25 रेख 26, 26 रे 5 31। तो इनके मानों का योग कितना आएगा, 31 आएगा। इसी टॉपिक का एक और ले लो एग्जाम्पल, जैसे 240 है के गुणन खंडों का योग। तो 240 का गुणनखंड करो, तो 2 की पावर 4 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 1 और 3 की पावर 1। अब इसको तोड़ के लिख दो, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। यहाँ पे ब्रैकेट 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 और यहाँ पे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अब यहाँ पे मान रखो, इसका मान 1 2 4 8 16, इसका मान रखो 1 3 1 और 5, जोड़ो 3 4 7 7 8 15 15 16 31 गुणा यहाँ पे 4 गुणा यहाँ पे 6। तो यहाँ पे गुणा करो, 6 चौका 24 होता है, तो 31 गुणा 24, 24 का पौड़ा बोलो, 24 कम में 24 कितना बचगा 2, 24 तो 48 24 72 72 2 74। तो इसका मान कितना आ गया 744। अब अगला टॉपिक लेके आएंगे, विषम गुणनखंडों का योग है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसका, विषम गुणन खंडों का योग। तो मैंने बताया था कि कोई नंबर जैसे 2 प्रकार के होते हैं, जिसकी पावर 2 की पावर n, x की पावर m और y की पावर p, या यहां पे ये 2 है, z नहीं समझना, यहां पे x की पावर n m y की पावर m गुणा z की पावर p। इस रूप में हो संख्या जिसमें
दो नहीं शामिल हो तो आप क्या करोगे, जितने अभी पहले मैंने गुणनखंडों का योग ज्ञात किया उसी रूप में इसको ज्ञात करोगे। जितने गुणनखंडों की संख्या का योग आएगा उतने ही विषम गुणनखंडों की संख्या का योग आएगा। यहाँ पे हम क्या करते थे, अभी बताया था कि इसके अंदर क्या करते हैं, सिर्फ इसका एक घात यूज लेते हैं इसके अंदर, और n घात सम के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक नंबर ले लेता हूं, जैसे 100 कोई संख्या है तो यहाँ पे 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 है। तो पहले मैं ज्ञात करता हूं कुल गुणनखंडों का योग तो इनको किस रूप में लिखा था हमने, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। यहाँ पे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। तो इसका मान क्या आएगा हमारे पास, 1 2 4 और यहाँ पे 1 5 और 25। तो इनको गुणा कर लो, 3 4 7 और ये कितना हो गया 31, तो 7 और 7 या 21 217। अब सम संख्या विषम संख्या के लिए अब विषम संख्या में क्या करेंगे, सिर्फ इस 2 को शामिल करेंगे क्योंकि 2 का मान 1 है और एक अन्य संख्या किसी भी संख्या से बाहर वो मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका मान आ जाएगा। तो ये सभी क्या है, विषम संख्या है और ये एक, तो विषम संख्या को विषम संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक विषम संख्या आएगी। तो विषम संख्याओं का योग ही ज्ञात कर रहे हैं हम, इन संख्याओं से गुणा करते ये क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। तो हम सम संख्याओं को शामिल नहीं कर रहे, तो हम इस संख्या को इन संख्या से गुणा करेंगे तो इसका मान क्या आएगा, 2 की पावर 0 ब्रैकेट 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। मान रखो इसका मान 1 होता है, 1 5 25। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 गुणा 31 बराबर कितना हो गया 31। अब इसी प्रकार सम के लिए सम गुणनखंडों का योग, ठीक। तो यहां पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कौन सा मान आएगा हमारे पास, विषम संख्या। तो इसको काट दो। अब हम क्या करेंगे, ये संख्या भी सम है और ये संख्या भी सम है और ये सारी संख्या क्या है, विषम। तो सम को विषम से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक सम संख्या। तो हमें किसका योग ज्ञात करना है, सम संख्या होगा। तो यहाँ पे लिख लो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 और 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। तो इसका मान तो 31 था ही, 2 और 4 कितना हो गया 6। तो कितना आ गया 6 36 18 186। अगला टॉपिक है इसमें, जैसे कोई गुणनखंड है 240 कोई संख्या है, ठीक, और इसके अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ेंगे 2 की पावर 4 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। आपको कहता है कि 240 के 3 के गुणक गुणन खंडों की संख्या कितनी है। इसमें किसकी संख्या पूछ रहा है, 3 के गुणक। तो हम क्या करेंगे, 240 को अभाज्य संख्या के रूप में लिखेंगे, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। तो इसको पहले हम लिखते आए उसी रूप में लिखो, 2 की पावर 0
2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। यहाँ पे लिखो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, यहाँ पे 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, 3 का गुणक कब होगा, जब ये संख्या मल्टीप्लाई में होगी। ठीक, ये संख्या मल्टीप्लाई में होगी क्योंकि ये दो या तो 3 से गुणा होगी, या सॉरी 3 की पावर 0 से गुणा होगी, या 3 की पावर 1 से गुणा होगी। तो 3 की पावर 0 का मान कितना है, 1, और 1 को किसी भी मान से गुणा करने पर ये मान तो सारी सम संख्या आ जाएगा, और ये सारी संख्या क्या हो जाएगी, 5। यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो 3 के गुणांक नहीं होंगे। हम तो 3 से गुणा होंगे तभी तो इनका मान क्या होगा, 3 के गुणक होंगे। तो इसको इस रूप में लिखेंगे 1, यहाँ पे पावर कितनी 1 है ना, गुणा, और इनका मान कितना है 4, तो 4 + 1 गुणा, यहाँ पे 1 2, तो 1 + 1, तो यहाँ पे कितना आ गया 5 गुणा 2 बराबर 10। तो 3 के गुणक कितने मान हो गए, 10 हो गए। इसमें से सिर्फ एक संख्या शामिल कर रहे हैं, इसको शामिल नहीं कर रहे, तो यहाँ पे एक संख्या ले रहे हैं। इनमें ये सभी संख्याओं से गुणा होगी, तो कुल कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, तो मैंने इसको किससे गुणा कर दिया, 5 से। यहाँ पे संख्या कितनी होगी, 1 और 2, तो मैंने किससे गुणा कर दिया, 2 से, तो आपस में गुणा करने पर मान कितना आ गया हमारा, 10। तो इसके अंदर कितनी संख्या है, 10 ऐसी संख्या है जो 3 के गुणक हैं। मतलब 24 के गुणनखंड करेंगे तो उनमें से 10 ऐसे हैं जो 3 से विभाजित हो जाएं, या 3 के गुणांक में हो या गुणक में हो। इसी के अंदर है, हमें आपको बोल दे कि 240 के अंदर 4 के गुणज के गुणन खंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको गुण इस अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ दो, तो ये इसका मान क्या आएगा, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। ठीक, पहले मैं इसका विस्तार करता हूं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। इसका विस्तार 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, यहाँ पे 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। हमें क्या ज्ञात करवा रहा है, 4 के गुणज। तो 4 का मान चेक करो कहाँ पे है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8, और यहाँ पे कितना है 16। तो हमें 4 के गुणज ज्ञात करने हैं, तो इस 4 को क्या करेंगे, हमें गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे इसका मान रखेंगे, जैसे 2 की पावर 4 को 2 बार ले लो, सॉरी 2 की पावर 2 को 2। अब रह जाएंगे अंदर कौन कौन से, ये 1 से भी गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा, और इससे भी गुणा होगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 2 3 और 4, तो 4 गुणा, यहाँ पे कितनी संख्या होगी, 1 2, तो यहाँ पे 2, तो इसका मान तो कितना आ रहा है, यहाँ पे तो 1 आ रहा है इसका, तो यहाँ पे मान कितना हो गया 2, तो कुल मान कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ पे कुल गुणक कितने हो गए इसके, 16 गुणक हो गए। इससे अगला टॉपिक हमारा औसत। गुणन खंडों के औसत।
देखो औसत का सूत्र क्या होगा, सबसे पहले तो औसत का सूत्र ज्ञात करो, फिर उससे पता पड़ेगा हमें क्या क्या ज्ञात करने हैं, क्या क्या ज्ञात नहीं करने। तो औसत में क्या होता है, गुणनखंडों का योग खंडों का योग बटा कुल गुणन खंडों की संख्या। तो औसत का सूत्र क्या है, गुणनखंडों का योग बटा गुणनखंडों की संख्या। तो हमने गुणनखंडों का योग भी ज्ञात करना सीख गया और गुणनखंडों की संख्या भी। तो कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैंने ले लिया 24 का, ठीक। तो इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य संख्या के रूप में लिख दो। अभाज्य संख्या के रूप में लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, इनके गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो इसमें क्या करते हैं, 3 + 1, 1 + 1 बराबर कितना हो गया, 4, 4 गुणा 1 × 1 2 बराबर कितना हो गया, 8। कितना आ गया यहाँ पे, 8। क्या आ गए, गुणनखंडों की संख्या। योग ज्ञात करो। योग के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3। यहाँ पे 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1। यहाँ पे मान कितना हो गया, 1 + 2 + 4 + 8। यहाँ पे 1 + 3 मान कितना आ गया, 12 और 3 15। और यहाँ पे कितना हो गया, 4। तो 15 × 4 बराबर 60। तो यहाँ पे इसका मान रख दो 24 के। तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 60। और योग, गुणनखंडों का योग कितना है, 60। और गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 8। तो 4 का भाग जा रहा है ऊपर नीचे, 1 5 और 2। तो इसका मान आ गया 7.5। 24 के गुणनखंडों का औसत कितना है, 7.5। जैसे कोई संख्या ले लिया हमने 360 का गुणनखंडों का औसत ज्ञात कीजिए। अब इसको सबसे पहले स्टेप वाइज हल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ो, ठीक। तो यहाँ पे 2 का भाग दिया 180, फिर 2 का भाग दिया 90, फिर 2 का भाग दिया 45, फिर 5 का भाग दिया 9, फिर 3 का भाग दिया 3, फिर 3 का भाग दिया 1। तो इस संख्या को हम लिख सकते हैं 360 बराबर 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। अब 360 के गुणन खंडों की संख्या। तो क्या करेंगे, 2 की पावर 3 है तो 1 जोड़ दो 4, 3 की पावर 2 है तो 1 जोड़ दो 3, 5 की पावर 1 है तो 1 जोड़ दो 2, 4 × 12, 12 दूना 24। 24 क्या हो गया, इसके गुणनखंडों की संख्या। अब लिखो 360 के गुणन खंडों के योग का मान। तो क्या करेंगे, पहले इस संख्या को किस रूप में लिखेंगे, इसका विस्तार रूप लिख देंगे। 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3। इससे आगे 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1
और प्लस 3 की पावर 2 ब्रैकेट 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ठीक, यहां पे मान रखो 1 2 4 8, यहां पे मान 1 3 9, यहां पे मान 1 और 5 जोड़ो तो यहां पे मान कितना आ गया 8 4 12 और 3 15 गुणा यहां पे मान कितना हो गया 10 और 3 13 गुणा वहां पे कितना हो गया 6 को 15 से गुणा करो मान कितना आएगा हमारा 15 छिकी 90 गुणा 13 और 13 को 9 से करेंगे तो 117 आता है ना, तो 117 और 0 तो 1170 मान आ गया। और 1170 तो क्या हो गया 360 के गुणनखंडों का योग हो गया और संख्या कितनी हो गई 24। तो यहां पे लिख दो इसका मान आ गया 1170/24। ठीक, 2 का भाग जाता है तो दे लो 2 का भाग कितनी बार जा रहा है 5 बार, 1 बच गया 8 बार और 5 बार नीचे 12 बार। ठीक, भिन्न में निकालते हो तो 12 चौक 48 10 12 पंजे 60 12 चौक 72 12 अंटे 96। ठीक, अब आगे कितना बच गया 4 9 0 उतार लो तो कितनी बार चला जाएगा 7 बार, तो लगभग 48.7 आंसर आ जाएगा इसका। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं गुणनखंडों का औसत ज्ञात कर सकते हैं। अगला है हमारे गुणनखंडों का गुणनफल। गुणनखंडों का गुणनफल खंडों का गुणनफल। जैसे सबसे छोटा एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं, छोटे एग्जाम्पल से हम बड़े एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जैसे 2 ले लिया तो 2 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं 1 और 2, तो इनका गुणनफल क्या होगा 1 गुणा 2। जैसे 3 ले लिया तो इसके 1 और 3 तो इसका गुणनफल क्या हो गया 1 गुणा 3। फिर 4 ले लिया तो इसका गुणनफल क्या होगा 1 2 और 4, तो इनको गुणा करो 1 गुणा 4 गुणा 2। इसी प्रकार 5 के 6 का ले लेता हूं यहां पे 6, तो इसके गुणनखंड हो गए 1 2 3 और 6, तो यहां पे लिखोगे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 6। आगे जैसे 8 तो 1 2 4 8, तो यहां पे क्या आएगा 1 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 8। अब आप यहां पे देखो कि 2 और 3 को गुणा करने पर मान कितना आ रहा है 6, और 1 और 6 को गुणा करने पर भी कितना मान आ रहा है 6। यहां पे देखो 2 और 4 को गुणा करने पर मान कितना आ रहा है 8, और 1 और 8 को गुणा करने पर मान कितना आ रहा है 8। तो यहां पे क्या देखा आपने, यहां पे गुणनखंडों की संख्या कितनी आ रही है, तो इसका मान क्या आ रहा है गुणनफल का मान है 6 गुणा 6 आया, तो इसको लिख सकते हैं हमें 6 का स्क्वायर। यहाँ पे 2 गुणा 3 किया तो 6, 1 गुणा 6 को गुणा किया तो 6, तो इनकी पावर कितनी आ गई 2। यहाँ पे कितना आया 8 गुणा 8, तो इसकी पावर कितनी आ गई 2। अब यहाँ पे देखो कि कुल गुणनखंड कितने हैं इसके
4। इसके कुल गुणनखंड कितने हैं? 4। ठीक, और यहां पे मान कितना रहा है? 2, यहां पे 2, तो मैं इसको इस रूप में लिख दूं क्या? 6 की पावर 4 बटा 2, यहां पे लिख दूं 8 की पावर 4 बटा 2। ठीक, एक एग्जाम्पल और ले लो, जैसे 12, तो 12 गुणनखंड हो गए 1, 2, 3, 4, 6 और 12। आप देखो 1 और 12 को गुणा किया 12, 2 और 6 को गुणा किया 12, 3 और 4 को गुणा किया 12, तो कितने 12 हो गए? 1, 2, 3। तो मैं इसको लिख दूं 12 की पावर 3। तो यहां पे देखो गुणनखंड कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मैं इस मान को इस रूप में लिख दूं 12 की पावर 6 बटा 2। तो यहां पे क्या होगा? कोई भी नंबर n है और उसके गुणनखंड कितने हैं? उसके गुणनखंड कितने हैं? जैसे x, y और z है, m, n और सॉरी यहां पे p। लेकिन इस एग्जाम्पल से नहीं आएगा, ये इसको इस रूप में लिखता हूं मैं। जैसे कोई भी नंबर है n के गुणन खंडों के गुणन फलों का मान, वो मान क्या होगा? n की पावर n, और यहां पे क्या है? गुणन खंडों की संख्या। क्या करेंगे? गुणनखंडों की संख्या बटा 2। कितना? गुणनखंडों की संख्या, n के गुणनखंडों की संख्या, यहां पे यह भी लिख दो n के गुणनखंडों की संख्या बटा में 2। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम बड़ा सा, जैसे 120 ले लिया। कितना ले लिया? 120। तो इस संख्या को हम तोड़ के लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 5, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1। ठीक, तो यहां पे 8, 8 5 40, 120। तो यहां पे पहले क्या करेंगे? गुणनखंडों का गुणन खंडों की संख्या ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? 120 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो संख्या में ज्ञात करना था इसकी पावर कितनी है? 3, 3 और 1 4, इसकी पावर 1, 1 और 2, इसकी पावर कितनी है? 1 और 1 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इसका मान क्या आएगा? गुणनफलों का योग, सॉरी गुणनफल, यहां पे लिख दो 120 के गुणन खंडों के गुणन फलों का मान। तो मान क्या आएगा? 120 की पावर कितनी आएगी? 16 और बटा में 2। तो इसका मान कितना आ गया? 120 की पावर 8। तो कोई भी नंबर हो उसमें क्या करेंगे? उसके सबसे पहले क्या करेंगे? गुणनखंड की संख्या निकालेंगे और उसके अंदर 2 का भाग दे देंगे और उसी संख्या के ऊपर पावर में मान रख देंगे। तो वो क्या हो जाएगा? गुणनफलों का मान आ जाएगा। जितने भी गुणनखंड हुए और उनके गुणा किया, गुणा करने पर उसका मान कितना आएगा? 120 की पावर 8। कोई नंबर एक इस प्रकार से है, एग्जाम्पल है,
अगर 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 8 गुणा 5 की पावर 4, और आपको पूछ रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है। इसके अंदर पूछ ले आपको पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है। n के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात गुणनखंड, यहां पे गुणनखंड हो लिख दो, पूर्ण वर्ग गुणनखंड खंडों की संख्या। तो आप क्या करोगे, पूर्ण वर्ग के अंदर क्या होता है, जैसे कोई भी संख्या उसका पावर कितनी होनी चाहिए 2, तो यहां पे क्या करेंगे, इस 2 का भाग इन पावर के अंदर क्या करेंगे, भाग दे देंगे। क्या करेंगे, इसके अंदर भाग देंगे। तो 6 के अंदर मैं 2 का भाग दिया, 8 के अंदर भी 2 का दिया, और 4 के अंदर भी मैं 2 का भाग दिया। तो यहाँ पे मान कितना आया 3, यहाँ पे 4, और यहाँ पे कितना आ गया 2। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, 1 जोड़ दूंगा, इसके अंदर भी 1 इसके अंदर भी एक एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे 2 का भाग देके, और फिर क्या करेंगे, इनको आपस में गुणा कर देंगे। तो यहां पे मान कितना आ गया 4 गुणा 5 गुणा 3, तो 4 तिया 4 पंजे 20 और 20 तिया 60। तो इस संख्या के अंदर क्या है 60 ऐसे गुणनखंड हैं जिनका क्या हो सकता है, पूर्ण वर्ग हो सकता है। आपको पूछ ले इसी के अंदर पूर्ण घन, यहां पे पूछ ले आपको पूर्ण घन, तो क्या करोगे, इसके अंदर क्या करोगे, 3 का घन के अंदर क्या होता है, पावर 3 होती है, तो 3 का भाग दे दो। तो यहां पे मान क्या आ रहा है 2, यहां पे मान क्या आएगा 2 से अधिक और 3 से कम, तो इसके अंदर 1 जोड़ देंगे, तो यह तो 3 आ जाएगा सीधा। यहां पे क्या आ रहा है 1 से अधिक आ रहा है, तो इसका मतलब आ रहा है यहां पे 2, तो इनको गुणा कर दो, 3 3 या 9 9 दूनी 18। तो इस संख्या के अंदर क्या करेंगे, क्या करते हैं, जब पूर्ण वर्ग की बात करते हैं तो 2 का भाग देते हैं, और उसके अंदर उससे अगली पूर्ण संख्या ज्ञात करते हैं। अगर पूर्ण संख्या 3 आ रही है तो उसकी अगली संख्या 4 होगी। अगर संख्या 3.5 आ रही है तो भी संख्या अगली क्या होगी, पूर्ण 4। मतलब उसके अंदर 1 कब जोड़ेंगे, जब वो पूर्ण संख्या हो, और जब कोई संख्या भिन्न के अंदर हो तो उससे अगली पूर्ण संख्या ले लेते हैं। जैसे ये कंप्लीट संख्या थी, तो इसके अंदर तो क्या करूंगा, मैं 1 जोड़ूंगा, यह संख्या कंप्लीट नहीं है, तो इससे अगली पूर्ण संख्या ज्ञात करूंगा मैं। इससे अगली कौन सी संख्या होगी 4, जैसे 2.7 है तो इससे अगली संख्या 3, जैसे 8/3 है तो इससे अगली संख्या कौन सी आएगी 3। इस प्रकार अगली पूर्ण संख्या लेंगे हम। तो जब पूर्ण वर्ग ज्ञात करें तो 2 का भाग लगाना है, जब पूर्ण घन ज्ञात करना हो तो हम किसका भाग लगाएंगे 3 का। और जब आपको पूछे दोनों पूर्ण वर्ग और घन, तो यहां पे क्या आएगा, वर्ग के अंदर पावर 2 होती है और घन के ऊपर पावर 3, तो इन दोनों का गुणनांक कितना होता है 6। तो यहां पे भाग किसका लगाएंगे हम 6 का, तो 6 के अंदर 6 का भाग लगाया, 8 के अंदर 6 का भाग लगाओ, 4 के अंदर 6 का भाग लगाओ। तो यहां पे देखो 6 के अंदर मैं 6 का भाग लगाता हूं तो मान कितना आता है 1, लेकिन मेरे को 1 नहीं रखना, 1 से अगली संख्या क्या आएगी 2 पूर्ण संख्या। यहाँ पे 8 के अंदर मैं 6 का भाग लगाता हूं तो 1 से अधिक मान आता है, लेकिन 2 नहीं आता है, तो मैं क्या करूंगा 1 से अधिक है तो मैंने कंप्लीट मान कौन सा होगा 2,
ठीक। यहां पे एक से कम है तो इससे अगली कंप्लीट संख्या कौन सी है? एक। गुणा करो 2 दूनी 4, तो इसके अंदर कुल कितनी संख्या है? 4। ऐसी 4 संख्या जो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन, मतलब वो वर्ग भी है और घन भी है। जैसे कोई संख्या 1 है, एक पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है, तो इस प्रकार की कोई संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। तो अभी इसके अंदर प्रश्न कर लेते हैं हम, कुछ प्रश्न और रह गए। जैसे पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं में से कितनी संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या एक विषम संख्या है? तो मैं विषम, इसके बारे में बताया नहीं था कि सम और विषम संख्या, जैसे कोई भी संख्या हो जिसका वर्ग होता है, जैसे पूर्ण वर्ग होता है, जैसे 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, इनके गुणनखंड देखो। इसके गुणनखंड क्या है? 1। तो क्या संख्या है इसकी? विषम। इसके गुणनखंड देखो, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो यहां पे देखो 1, 2 और 4, तो इसकी कितनी संख्या है? 3। तो ये भी क्या है कि विषम। इसके 1, 3 और 9, तो ये भी क्या है? एक विषम संख्या है। इसकी भी गुणनखंडों की विषम संख्या है। इसके 1, 2, 4, 8 और 16 काउंट करो, 3, 2, 5, तो ये भी क्या हो गई? एक विषम। यहाँ पे देखो 1, 5 और 25, यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, 6, 9, 12, 18 और 36 काउंट करो, 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो 9 संख्या आ गई। तो ये भी विषम संख्या। 1, 7 और 49, यहाँ पे 1, 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 8 का, 16 का और तो इसमें क्या आते हैं? 2 की पावर 4 होता है ना, 2, 4, 8, 16, 32, 64, तो 6 आएगा। तो यहाँ पे कितने गुणनखंड होंगे? 7 होंगे। तो इसके कितने आ गए? 5 तो हो गए, फिर अगला आ गया 32 और अगला आ गया 64, तो 7 गुणनखंड हो गए। अब आपको बता दूं कि जो पूर्ण वर्ग संख्या है उनके गुणनखंडों की संख्या क्या होती है? विषम। एक तो ये याद कर लेना। दूसरी चीज, ऐसी संख्या, जैसे ये किसका पूर्ण वर्ग है? 1 का, इसका वर्गमूल कितना है? 2, इसका वर्गमूल कितना है? 3, इसका 4, 5, 6, 7 और 8। अब यहाँ पे देखो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 7, 5, 3। अब इनके गुणनखंड कितने होंगे? तो इसके गुणनखंड कितने हैं? 3। इसके गुणनखंड कितने हैं? 3। इसके गुणनखंड कितने हैं? 3। तो यहां पे समझने की बात यह है कि जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल हो और वो संख्या क्या हो? एक अभाज्य संख्या हो। क्या हो? अभाज्य संख्या। उनके गुणनखंड हरदम कितने मिलेंगे? हमेशा 3 मिलेंगे। हमेशा कितने मिलेंगे? 3। पहले चीज, कोई भी ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग है उसके विषम गुणनखंड होंगे और उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल करते हैं और एक हमें अभाज्य संख्या मिलती है, तो उसके गुणनखंड कितने होंगे? ओनली 3। कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे 11 ले लिया मैंने, तो 11 का वर्ग कितना होता है? 121। अब 121 के गुणनखंड देखो, 1, 11 और 121, तो इसके ओनली कितने हो गए? 3
गुणनखंड। अब इसके एग्जाम्पल कर लो। तो प्रश्न हमारा, पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं में से कितनी संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या एक विषम संख्या है? लिख लो, पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं में से कितनी संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या विषम संख्या है। तो मैंने बताया कि जो पूर्ण वर्ग हैं, तो पूर्ण 50 तक पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होंगी? तो 1, 4, 9, 16, 25, 36 और 49। तो काउंट करो, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। हम डायरेक्ट भी ध्यान पता है कि हमें 50 से छोटी पहली पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी? 49 है, और 49 का मान कितना है? 7। तो इसका आंसर कितना आ गया? 7। इसी प्रकार अगला प्रश्न पूछ ले आपको 100 के लिए। तो आपको पता है कि 100 को शामिल करता है तो कितनी संख्या होंगी? 10। अगर 100 को शामिल नहीं करता है कि 100 से कम, वहां पे प्रश्न बोलता है 100 से कम के लिए 9, और आपको पूछे कि 100 तक, तब आएगा 10। इसी प्रकार पूछ ले आपको 120। तो 120 के 100 के बाद में कोई ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या आती ही नहीं है, उसके बाद में 121 आती है 11 की। ठीक है, तो यहाँ पे भी मान कितना आएगा? 10 ही आंसर आएगा। आपको पूछ ले कि 200 तक ऐसी संख्या बताओ जिनके गुणनखंड क्या हो? विषम गुणनखंड हो। तो 200 से कम 196 संख्या है जिसका वर्ग कितना है? 14। वर्गमूल कितना है? 14 है। तो यहां पे कुल कितनी संख्या होंगी? 14 संख्या होंगी। आपको पूछ ले कि 1000 तक कितनी? 1000 तक। तो आपको पता है कि 1000 के पास में कौन सी संख्या है? तो हमें पता है कि 30 का वर्ग कितना होता है? 900। और 31 का वर्ग कितना होता है? 1। और 3 दूनी 6 यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ गया? 3, तो 961। तो यहाँ पे शामिल कौन सा हो जाएगा? 31 संख्याएं। कितनी संख्याएं हैं? 31 संख्या है। 1000 तक ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड क्या हो? विषम संख्या हो। तो ये संख्याएं आप ज्ञात कर सकते हो ना। आपको क्या देखना है? सिर्फ वर्ग देखना है। इससे अगला प्रश्न हमारा, आपको पूछ रहा है कि 100 से कम ऐसी संख्या ज्ञात करो जिनका गुणनखंडों की संख्या 3 हो। कितनी हो? 3। तो मैंने अभी बताया था कि ऐसी संख्या कौन सी होगी जिनका पूर्ण वर्ग करने पर
जैसे कोई संख्या पूर्ण वर्ग है और उसका वर्गमूल करने पर उनका मान क्या है, अभाज्य संख्या। तो 100 से कम में संख्या कुल कितनी आती हैं विषम संख्या में? 9। अब 9 तक की संख्या लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हमें पता है कि इन संख्याओं का क्या है, विषम गुणनखंड है, तो इनके अंदर 3 भी शामिल हो गया। अब उनमें से अभाज्य संख्या जैसे 2 3 5 और 7, तो हमारी कुल संख्या कितनी हो गई, यहाँ तक 4 संख्या हो गई। तो सबसे पहले तो क्या देखेंगे, हम पूर्ण वर्ग देखेंगे, फिर उन संख्याओं के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है उनको ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे कुल कितनी अभाज्य संख्या है, 4। तो 4 ऐसी संख्या जिनके गुणनखंड ओनली 3 होते हैं। आपको पूछ ले 1000 तक 3 गुणनखंड वाली संख्या, तो अभी ज्ञात किया हमने कि 31 का मान कितना आता है, 961, फिर 32 का मान 1000 से ऊपर चला जाएगा। तो अब 31 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, तो हमें पता है कि 1 से 10 4 और 11 से 20 तक भी 4, फिर 23 और 29, तो 2 और 1 31, तो एक ये संख्या कितनी होगी, 4 4 8 2 10 1 11, कुल कितनी संख्या हो गई यहाँ पे, 11 संख्या। 11 ऐसी संख्या है जो 1000 से कम है, जिनका गुणनखंड ओनली 3 होता है। एक प्रश्न हमारा, जैसे मैं एक एग्जाम्पल से समझा देता हूं, 36 लेता हूं, तो 36 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 6 9 18 और 36। आपको कह रहा है यहां पे देखो, 1 और 36 को गुणा करने पर मान कितना आ रहा है हमारा, 36। 2 और 18 को गुणा करने पर मान कितना आ रहा है हमारा, 36। 3 और 9 को गुणा करने, तो 3 से विभाजित है, 9 दूनी 18, तो 9 इसको गुणा करो तो कितना मान आ रहा है, तो यहां पे 12 शामिल नहीं किया हमने, 1 मिनट दोबारा से, यहां पे मैंने गलती कर दी। 1 2 3 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, 6 का जाता है, 9 का जाता है, 12 का जाता है, 18 का जाता है और 36 का। तो यहाँ पे देखो 1 और 36 को गुणा करने पर 36, 2 और 18 को गुणा करने पर 36, 3 और 12 को गुणा करने पर 36 और 4 और 9 को गुणा करने पर 36। संख्या कितनी बच गई, 1। आपको पूछ ले कि एक ये कितना नंबर पद है, 1 2 3 और 4, ये नंबर 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये 8 और 9। आपको कहे कि चौथा और पांचवा छठा पद को गुणा करने पर वह संख्या वापस, मतलब कोई संख्या, कोई नंबर n है जिसके गुणनखंडों का क्रमांक चौथा और छठा को गुणा करने पर मान क्या आ जाए, n आ जाए। n की बात कर रहे हैं ना, क्या आ जाए, n आ जाए। तो उसमें कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो यहां पे कितना आ रहा है, 4 और 6। तो क्या करोगे, 4 और 6 को क्या करोगे, आप जोड़ोगे और उसमें से 1 घटा 2, कितना आ गया, 10 माइनस 1 बराबर 9। कुल कितनी संख्या आ गई, 9। आपको बोल दे कि 3 और 7वां नंबर को गुणा करने पर मान 36 आता है या वो नंबर n आता है, तो मान देखो 7 प्लस 3 बराबर 10 माइनस 1 करने पर गुणनखंड कितने आ रहे हैं, 9। आपको बोल दे 2 और 8वां नंबर
2 और 8वां नंबर को गुणा करने पर वो संख्या खुद आ जाती है, स्वयं आ जाती है। तो क्या करोगे, दोनों नंबरों को जोड़ो, जोड़ने पर 1 घटाओ 9, उसके कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो कितनी आ रही है 9। आपको बोल दे कि फर्स्ट और लास्ट का गुणनखंड कितना है 1 और 9, तो कितना हो गया 10, 10 में से 1 घटा दो, कितना आ गया 9। तो मैं यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी संख्या आपको इस प्रकार से देगा, 2 संख्या देगा जिनका गुणनफल वो स्वयं संख्या हो, तो आपको पूछेगा कि उसके अंदर कुल कितने गुणनखंड हैं। तो आप क्या करोगे, दोनों संख्याओं को जोड़ोगे और 1 घटा दोगे। अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं हम। अगला प्रश्न है, यदि 1 और √n के बीच, प्रश्न लिख देता हूं, यदि 1 और √n के बीच n के 16 गुणनखंडों, n के 16 गुणनखंड हैं, तो n के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, इसमें क्या कह रहा है कि कोई नंबर इस प्रकार से है, पहला गुणनखंड 1, बीच ये आ गया √n और यहां पे आ गया n, इनके बीच में ये गुणनखंड कितने हैं 16, तो 16 इधर हैं, तो इनके बीच के अंदर, जैसे हमने पढ़ा था कि बीच में मैंने जैसे 36 का लिखा था, उसके अंदर बीच में संख्या कितनी बच रही थी 6 बच रही थी, तो वो ये 6 मान किसका था, √6 का मान था। तो जितने मान इस साइड में उतने ही मान इस साइड में थे, तो इसके अंदर मैं क्या कर दूं, इधर 6 है 16 है, तो इस साइड में कितने गुणनखंड होंगे 16, मतलब इस साइड में 16 गुणनखंड है तो इस साइड में भी 16, मतलब ये क्या है मध्य पॉइंट है। ठीक है, ये क्या कह रहा है n का वर्गमूल है। गुणनखंड कब आएगा, जब वो संख्या n क्या है एक पूर्ण वर्ग है, क्या है वो संख्या एक पूर्ण वर्ग होगा, तभी तो अंडर रूट का मान क्या आएगा, कोई ना कोई गुणनखंड होगा, यहाँ पे कोई ना कोई गुणनखंड संख्या होगी। और हमने पढ़ा था कि जिस संख्या